इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहन और भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इस तपती धूप का जो शुरुआत तो हो चुकी है, आप ज़रूर इसमें ध्यान रखिए। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और आज हम बात करें तो भाई महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और बहुत ही कुछ हम लेकर आए हैं। और कार्यक्रम में हम जो चर्चा का विषय है साथियों, हरी खाद का महत्व है, बिजाई के लिए फसलों के चुनाव के बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसी तरह साथियों आज जो हमारे जो विषय अन्य है, नई फसल नई उम्र में हम बात करेंगे गन्ना फसल की देखभाल और महत्वपूर्ण जानकारी प्राकृतिक खेती की भी है, कुछ मनोरंजन भी जरूर करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत साथियों हम आज के कृषि प्रश्न से जरूर करते हैं। और आज का हमारा जो कृषि प्रश्न है, कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में अग्रणी है, यानी उस जिले का नाम बताना भाई जरा सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है। और इसका आप हमारे को सही जवाब 9466021336 पर आप SMS के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और जो सही जवाब देगा साथियों उसका हम नाम भी ज़रूर बांचेंगे, बधाई भी ज़रूर देंगे। और जल्दी से बिना किसी देरी के आप हमारे को 9466021336 यानी 9467612336 पर 6:50 से पहले आप इसका ज़रूर जवाब दीजिए। और इसी तरह साथियों आज हमने महत्वपूर्ण बातचीत ज़रूर करी थी। जिस तरह साथियों गर्मी ज़रूर बढ़ रही है, तो गर्मियों में हम तो अपना ज़रूर देखभाल रख लेते, लेकिन भाई पशुओं का हम समझ नहीं पाते कि भाई पशु को गर्मी भी लगती है, भाई पानी की भी है। तो गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल विषय पर आज हमने बातचीत करी थी भाई डॉक्टर दीपचंद, जो कि पशु चिकित्सक है, राजकीय पशु चिकित्सक पबनावा कैथल में। और इनसे हमने बहुत कुछ बात करी, तो बातचीत के जो अंश है वो जरूर सुना देते हैं। महत्वपूर्ण बातचीत के अंश सुनते हैं, गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। बहनों और भाइयों, आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपचंद, जो कि पशु चिकित्सक है, राजकीय पशु चिकित्सक पबनावा कैथल में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। तो ये जो गर्मियों के मौसम में किस प्रकार से विशेष देखभाल रखी जाती है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो गर्मी का सीजन है ना, प्रकोप बढ़ते जा रहा है, गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है जी। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि तापमान कोई 44-45 डिग्री तक भी जाएगा। तो जैसे जैसे हम मानव की और आदमियों की, बच्चों की विशेष ध्यान रखते हैं, इसी तरह से हमें पशुओं की भी देखभाल वह सावधानियां लेनी होती है, ताकि उनके जानमाल को कोई नुकसान न हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो पशुओं की गर्मियों में किस प्रकार से विशेष सावधानी रखी जा सकती है? क्या दूध की भी कमी है या दवाई और चीजें, किस प्रकार से ये हम कह सकते हैं इसमें गर्मियों में भी? देखिए, अब जैसे गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्थ जो अपना भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उसमें लू की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल रहती है। तो जैसे हमें पशु को
पशु की जो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सबसे पहले पशु के चारे का ध्यान देना पड़ेगा। पशु का जो चारा है वो ताजा होना चाहिए, वो सुपाच्य होना चाहिए, ताकि पशु को चारा पचाने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, और उसी के साथ उसको पौष्टिक और हरा चारा दे। तो ये तो रही चारे की बात। अब हम बात करेंगे पशु को, जैसे आप देखते ही हैं बार बार गर्मी में इंसानों को प्यास लगती है, उसी तरह पशु को भी प्यास लगती है। और पशुओं को तो जैसे हम, या तो अगर पशु बेल पे बंधा रहेगा वो बोल के तो बता नहीं सकता कि मुझे प्यास लगी है जी, तो किसान भाइयों को अपनी तरफ से ही ध्यान देना पड़ेगा। पशु को दिन में कम से कम 5 या 6 बार पानी पिलाना होता है गर्मी में जी। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, फिर शाम को, और एक बार हो सके तो रात को सोने से पहले जरूर पशु को ठंडा ताजा साफ पानी दे जी, ताकि उसको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो और पशु अपना शारीरिक तापमान मेंटेन रखे। तो डॉक्टर साहब, ये जो पानी के साथ साथ जैसे खाने में आपने चारे की बताई, भाई साफ होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना, और क्या विशेष इसमें हम पशु का देख रेख कर सकते हैं गर्मियों में खाने में? हाँ, जैसे इस गर्मी के मौसम में पशु का, गर्मी के मौसम में पशु का जो है ना डाइजेशन है जी, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें है ना उसके लिए कई बार बाहर से भी प्रोबायोटिक्स देनी पड़ जाती है जी। तो मेन तो ये होता है कि चारा साफ हो, ताजा हो, और रात का बचा हुआ चारा ना दे जी। और डॉक्टर साहब, ये जब पशु की हम बात कर रहे हैं तो इन दिनों क्या दवाइयों का, वैक्सीनेशन का भी कुछ ऐसा प्रबंध होता है या जरूरी होता है कि ताकि गर्मियों में हम ध्यान रख सके? हाँ, कुछ योजनाएं हो ऐसी इस प्रकार की? तो गर्मी के मौसम में जैसे बारिश के मौसम से पहले हम पशुओं में मुंह खुर और गलघोटों का टीकाकरण करते हैं। वो आने वाले कुछ समय बाद सरकार की तरफ से निःशुल्क घर द्वार पर पशु को लगाया जाएगा जी। तो सभी किसानों से अपील है कि वो अपने पशु का मुंह खुर और गलघोटों का टीकाकरण जरूर करवाए जी। और डॉक्टर साहब, ये जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं, जो जिसको हम शेड छप्पर लगा के विश्राम गृह भी बोल देते हैं हमें, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए? खिड़कियों का या कुछ जो पल्ली वगैरह लगा के या बोरी लगा के पशुओं को गर्मियों में किस प्रकार से सावधानी रखें? कूलर का या फिर पंखा है या फिर जाली वगैरह कुछ लगा के, कुछ ऐसा प्रबंध बताइए। ये बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने। जैसे हम सर्दी के मौसम में पशु को सर्द हवाओं से बचाने के लिए वो लगाते हैं, बोरियां लगा देते हैं ताकि सीधी हवा पशु के बाड़े में ना जाए। इसी तरह इससे अब हवा तो जानी जरूरी होती है, लेकिन आप है ना उस पे गिल्ली बोरियां लगाए जी, ताकि जो हवा उसमें से खिड़कियों से पार पशु की तरफ जाए वो ठंडी होके जाए। और गर्मी ज्यादा है तो कूलर का प्रबंध अवश्य करें जी। कूलर जो हम कूलर लगाएंगे तो पशु को गर्मी से बहुत राहत मिलती है जी। और डॉक्टर साहब, दूध कई बार जैसे गर्मियों में देखते हम कम हो जाता है, तो वो दूध की मात्रा बनी रहे तो इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए जो पशुपालक बहन भाई है? देखो, गर्मी के मौसम में है ना पशु को अपने शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए अपना ज्यादातर ऊष्मा का उपयोग है ना उस तरफ करता है, इसलिए दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो मेन तो सभी पशुपालकों से यही अपील है कि एक तो चारे का विशेष ध्यान रखे, एक मिनरल मिक्सचर जरूर दे पशुओं को अच्छी कंपनी का, ताकि उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो जी। और अगर किसान भाई जो छोटे पशु होते हैं, कटड़ा कटड़ी, बछड़ा बछड़ी, उनको दिन में कई बार पानी पिलाए। ORS का अगर अवेलेबल हो जाए तो ORS डाल के 1-2 चम्मच पानी में वो भी दे, ताकि उनको, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या छोटे पशुओं में ज्यादा देखी जाती है जी। और नहलाने की बात करो तो डॉक्टर साहब, इनको पशुओं को 1-2 बार गर्मी में
न लाने के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि वो पशु का जो शरीर गर्म होता है ना, उसी टाइम उसके शरीर पे पानी डाल देते हैं। जो वो ठंडा होता है तो गर्म सर्द बोलते हैं, जिसे शरीर का तापमान बिगड़ने का पूरा चांस रहता है। पशु को आप है ना पहले 2-3 मिनट अच्छे से उसके शरीर पे कपड़े से साफ करें, हाथ फेरे ताकि उसके शरीर पे कोई पसीना ना रहे। उसके बाद उसके पैरों की तरफ से पानी मारते हुए हल्के हाथ से गीला कपड़ा करके उसके शरीर पे पहले फिराएं, फिर उसके बाद पानी डालें, जिससे उसका तापमान एकदम से पशु का डिस्टर्ब नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे जानकारी लेना चाहिए कि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो पशुपालक के बहन भाई है, तो उनके लिए कुछ सलाह सुझाव, ताकि वे इसे गर्मी में जैसे धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ेगी तो उस पर में क्या आपकी तरफ से क्या सा उसमें आप निर्देश देना चाहिए या सलाह देना चाहिए? देखो, अगर ये जो छोटी छोटी अगर चीजें देखेंगे, पशु के भोजन चारे की, पानी की, पशु के बाड़े की, और जो पशु की डायरेक्ट सूरज में या तेज लू में ना आए, ठंडी छांव पे ऐसी जगह बांधे ताकि उसको सीधी लू भी ना लगे। तो अगर फिर भी इन सावधानियों के बाद भी अगर पशु को कोई दिक्कत आपको लगती है गर्मी की, लू की, तो जो नजदीक का चिकित्सालय है उसमें संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत बार जानलेवा होता है लू लगना पशु को। तो इन बातों का नजदीक निःशुल्क सारी चीजें तो पशु अस्पताल में लेकर जाकर पशु चिकित्सक को दिखा के उपचार करवा सकते हैं। हाँ, अगर पशु में ज्यादा दिक्कत लगे तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा आपके घर द्वार पर की जाती है। तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये बातचीत हमने जरूर करी डॉक्टर दीपचंद, जो कि पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सक पबनावा कैथल से हैं। और भाई इन्होंने सही बात बताई। भाई देखो, पशुओं का देखभाल हमने जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही समय है जब हम बीमारियों से उसको बचा सकते हैं। और उसकी जो रहने की व्यवस्था है, उसका जो खाने का जो सिस्टम है साथियों, वो सारी डॉक्टर साहब ने बढ़िया बताई। और फिर भी भाई कोई दिक्कत आती है या फिर समय समय पर हमें जो आपके नज़दीक जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, आप वहाँ पर जाकर निःशुल्क उनसे सलाह भी ले सकते, बातचीत भी कर सकते हैं। और क्योंकि जो पशुओं की बात करते भाई, देखो जो पशु है हमारे, जब हम खरीदते हो भाई काफ़ी पूंजी लगती है। प्रगतिशील किसान बहन भाइयों की, पशु पालकों की, भाई हम जिस तरह भैंस भी लेते हैं भाई, लाख के दौरे भी आ जाती है, फिर उसके आसपास भी है, तो काफ़ी महंगा पूंजी लगाते हैं। तो और पूंजी जब हम लगाते हैं तो एक लाभ के लिए हम ज़रूर सोचते हैं। और यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो साथियों इसमें फिर लाभ का ही सौदा होता है। तो एक उम्मीद करते हैं भाई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, पशुपालक है, इस जानकारी को आप अपने आस पड़ोस में भी साझा करके अपना जो पशुओं को बचाकर अपने इसको क्षेत्र को मजबूत जरूर बनाएंगे। तो ये तो बातचीत के हमने अंश सुने। और अब साथियों महत्वपूर्ण जानकारी भी हम जरूर देंगे, लेकिन साथियों मौसम की जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। और मौसम भाई आज का अधिकतम 38 और न्यूनतम की बात करें तो भाई इसमें 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह साथियों जो आने वाले समय की भी बातें जरूर कर लेते भाई, अधिकतम में 38 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और बात हम जो भाई महत्वपूर्ण जरूर चर्चा करेंगे भाई, हरी खाद के बारे में बात करेंगे। और हरी खाद का महत्व और बिजाई के लिए फसलों की बात करें तो साथियों आजकल हम जो बात करें तो भाई इसमें जैव उर्वरक व हरी खाद का उपयोग भी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और खेतों की भाई लागत को कम करने और फसल की जो प्रति एकड़ उपज को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ भाई मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी अगली पीढ़ी के लिए भाई हम बरकरार इसमें रख सकते हैं। और जैव उर्वरक की हम बात करते हैं तो साथियों जो जैव उर्वरक है वो जीवाणु खाद से है। और खाद में जो मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु जो वायुमंडल में भाई पहले से मौजूद जो नाइट्रोजन को पकड़कर भाई फसल को उपलब्ध कराते हैं। और मिट्टी में मौजूद जो अघुलनशील या फास्फोरस की जो पानी में घुलनशील बनाकर पौधों को देते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक खाद को की जो
आवश्यकता है भाई वो सीमित हो जाती है। तो वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भाई यो भी सिद्ध हो सका है कि जो जैविक खाद के प्रयोग से भाई 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है और उपज में 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा है वो कम करके और बदले में जो जैविक खाद का प्रयोग करके भाई फसलों की भरपूर उपज इसमें पा सके हैं। तो जैव उर्वरकों रासायनिक उर्वरकों के पूरक तो है, साथ ही भाई इनकी जो क्षमता को भी बढ़ाते हैं और फास्फोबैक्टीरिया और माइक्रोराइजिया नामक जो जैव उर्वरकों के प्रयोग से भाई खेत में जो फास्फोरस की उपलब्धता में से भाई 20 से 30% की बढ़ोतरी इसमें हम कर सकते हैं। और जैव उर्वरक के प्रयोग की विधि की बात करें तो देखो जो बीजोपचार की जब हम बात करते हैं तो जड़ उपचार और मृदा उपचार द्वारा इसमें किया जाता है। बीजोपचार में भाई 200 ग्राम जैव उर्वरक का आधा लीटर पानी में घोल बना हुआ है और थोड़ा गुड़ इसमें मिला हुआ है और इस घोल ने हम 10 से 15 किलो बीज के जो ढेर पर धीरे धीरे डालकर हाथों में मिला हुआ है। इस प्रकार तैयार उपचारित बीज को छाया में सुखाकर हम तुरंत इसमें बिजाई कर देंगे। और जड़ उपचार की भी बात करें तो साथियों इसमें जैव उर्वरक को जड़ोपचार द्वारा प्रयोग रोपाई वाली फसलों में हम इसमें करते हैं। और इसी तरह 4 किलोग्राम जो जैव उर्वरक को 20 से 25 लीटर पानी में घोल बना ले हुए 1 हेक्टेयर के लिए भाई पर्याप्त पौध की जो जड़ों को 25 से 30 मिनट तक भाई जो घोल में डुबो कर रखे और उपचारित पौध की जो छाया में रखकर तथा यथाशीघ्र रोपाई इसमें कर देवे। अब मृदा उपचार की बात करें भाई मट्टी की तो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए भाई 5 किलोग्राम जैव उर्वरक की इसमें जरूरत पड़े से। तो 50 किलोग्राम मिट्टी 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में 5 किलोग्राम जैव उर्वरक को अच्छी तरह मिला देवे और इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भाई बुआई के टाइम में या बुआई तय भाई 24 घंटे पहले समान रूप से इसमें छिड़क देवे। और जैव उर्वरकों के लाभ की जब हम बात करें तो भाई ये जो एक अन्य रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं जिससे उत्पादन लागत इसमें घटती है और जैव उर्वरकों से पौध में वृद्धि कारण हार्मोन से उत्पन्न होते हैं जिनते इनकी जो बढ़वार्स है वह भी उस पर भी भाई अच्छी तरह प्रभाव इसमें पड़ा है। और जैव उर्वरकों के से फसल में मृदा जन्य रोग नहीं होते। और इसी तरह लाभ की बात करें तो भाई जैव उर्वरकों से जो खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या इसमें बढ़ोतरी होती है और जैव उर्वरकों से पर्याप्त पर्यावरण में सुरक्षित भी इसमें रहता है। और बात अब कर लेते हैं हरी खाद की। देखो जो हरी खाद से वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भाई और फसल उत्पादन तय भाई जैविक माध्यम से तत्वों की जो पूर्ति का वो साधन है जिससे हमारी जो हरी वनस्पति के सामग्री को उसी क्षेत्र में उगाकर या कहीं से लाकर खेत में मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया ने भाई हरी खाद देना कहते हैं और हरी खाद का प्रयोग अच्छी फसल उत्पादन के लिए बहुत ही लाभकारी है। और हरी खाद के वर्गीकरण की बात करें तो भाई उसी स्थान पर उगाई जाने वाली हरी खाद यानी भारत के जो अधिकतर क्षेत्रों में यह विधि अपनाई जावस है जिस तक खेत में हरी खाद का उपयोग करना उसी खेत में फसल की उगाकर एक निश्चित टाइम के पश्चात भाई जो पटारा चलाकर मट्टी पलटने वाले जो हल से जोतने कर मिट्टी में जो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वर्तमान टाइम में भाई रोटावेटर का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो खड़ी फसल को मिट्टी में मिला देने से हरे पदार्थ के जो विघटन शीघ्र और आसानी तो हो जाते हैं। और अपने स्थान से दूर उगाई जाने वाली हरी खाद की बात करें तो भाई देखो जो दक्षिण भारत में हरी खाद को फसल अन्य खेत में उगाई जाती है उसे उचित टाइम पर काटकर जिस खेत में हरी खाद देते हैं उसे जोत कर इसमें मिला दिया जाता है। यानी हर आमतौर पर बात करें तो हरी खाद के उपयोग के लिए भाई दलहनी फसलें उगाई जाती है क्योंकि दलहनी फसलों से मिट्टी की जो भौतिक दशा सुधारने के लिए साथ साथ भाई जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन की भी इसमें पूर्ति होती है। तो कुल मिलाकर क्या होता है भाई हरी खाद हमने अपनानी चाहिए भाई, घाटे का सौदा नहीं है, लाभ का है। और भाई जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति बहुत बढ़िया रहती है। तो बात हमने करी भाई हरी खाद के और के महत्व बिजाई के लिए फसलों के चुनाव की बात करी थी और जानकारी अन्य भी आपको जरूर देंगे। और लेकिन साथियों समय हमारे जो रागनी का जरूर होगा, हमारे प्रगतिशील जो किसान बहन भाई जरूर इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद आज का क्वेश्चन भी जरूर लेगा भाई कौन सा जिला कुंभ के उत्पादन में अग्रणी है। और इसका आप हमारे को जवाब भाई 94,660,21,336 पर जरूर SMS या व्हाट्सएप जरूर करें और इसे रागनी के बाद जरूर लगे। तो सुनते हैं ये रागनी। तो भाई बात कहाँ से
और एक बात के दोबारा उन्हें एक भजन में क्या बताया भला, ये रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना, यो के सुनना चाहे से, इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से, अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से, अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। एरे कोई कहे से और कोई कहे से लक्ष्मी चन के वो गीत पुराने गा दे, और कोई कहे से बादी आड़ी वो फिल्मी तरज सुना दे, और कोई कहे से 9 2 11 17 18 गा दे, कोई कहे से है नौटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे, कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता, कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता, यो तवर थाए मुंह बावे से, दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से, भाई अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। तो साथियों, ये तो अपने मेर सिंह की हिटरागणियों से सुनी, और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों आज के प्रश्न की, जो शुरुआत में हमने आपसे ज़रूर पूछा था कि कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में अग्रणी है। भाई इसका सही जो जवाब है भाई सोनीपत है, और इसका जो सही उत्तर आज हमारे को भाई जो मिला है, सबसे पहले हम व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर लेते हैं। और भाई ये जो हमारे पास सही जवाब आया भाई सेक्टर 30 से आया है मनोज कुमार रेखा देवी, और इसी धर्मपाल और मूर्ति देवी और परिवार के सदस्य। इसी तरह भाई कुरुक्षेत्र से ही हम इसको एक और जवाब ज़रूर ले रहे भाई, ये हमारे पास आया है कुरुक्षेत्र से, जिनके नाम है बबीता पारस बेना और भारत कुमार। और इसी तरह साथियों यमुनानगर से भी गांव जोगड़ी से हमारे पास ज़रूर ये जवाब को हमने लिया है, और यमुनानगर से, और रणधीर सिंह मांगड़ मेजो देवी। और इसी तरह भाई हमारे पास अम्बाला से भी ज़रूर जवाब आया है मनोज सबरवाल जो पत्रकार है, और इन्होंने भी सही जवाब दिया है। बाकी अन्य जवाब हमारे पास अभी कोई आए नहीं है। और अब साथियों एक और ये ज़रूर ले लेते भाई, जो मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल दीवान जी है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते साथियों आप ऐसे ही ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। और बात अब ज़रूर कर लेते साथियों आज अन्य चर्चा की, और अन्य चर्चा में हम जो बातचीत भाई लेकर आए हैं
इसमें हम बात करेंगे गन्ना फसल की देखभाल विषय में, क्योंकि देखो जो गन्ना फसल हमारे देश की एक नकदी फसल से, और इसकी जब हम बात करें तो सही टाइम पर पौध संरक्षण उपायों पर ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार ले सके। और गन्ने के प्रमुख रोगों की पहचान और रोकथाम की बात करें तो साथियों इसमें तो लाल सड़न रोग है, इसमें हमने इसका हमने देखना चाहिए। और रोकथाम तय भाई इसकी जो स्वस्थ और रोग रहित बीज का उपचार करना चाहिए। रोग रोधी किस्में जो COH 767 है, COH 110 व COH 119 की बुआई हमने ज़रूर करनी चाहिए। सूखा रोग उगेड़ा की भी बात कर लेते हैं भाई, इसमें भी ये भी रोग ज़रूर हो जाती है। इसमें स्वस्थ और रोग रहित बीज का उपचार जो चुनाव हमने ज़रूर इसमें करना चाहिए। और इसी तरह साथियों बीज उपचार की जब हम बात करते हैं तो भाई गन्ने की पोरियों की बिजाई से पहले मैग्नोजेब के 0.25% घोल में उपचारित जरूर करें और पोरियों को 4 से 5 मिनट तक घोल में डुबा कर बाहर निकालें और इसके बाद बिजाई करें। और इसी तरह साथियों इसमें ज़रूर आप देख रेख करें ताकि हमारा जो गन्ने से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसमें ले सकें। और भाई प्राकृतिक खेती की बात करें तो भाई संजीव खाद भाई महत्वपूर्ण रहती है। प्राकृतिक खेती को हमने ज़रूर अपनाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक खेती से लाभ तो ज़रूर मिलता है, थोड़ा समय ज़रूर मिलता है, लेकिन साथियों प्रकृति के लिए हमें अपने स्वयं के लिए आने वाले भविष्य के लिए हमें प्राकृतिक खेती इसमें ज़रूर करनी चाहिए। और बात हम कर लेते साथियों इसमें किसान कॉल सेंटर का नंबर भी आपको ज़रूर बता देते हैं 1551। घर बैठे आप सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और PIB ऐप भी भाई बहुत बढ़िया ऐप है और इस माध्यम से अब केंद्र सरकार की किसानों से के देश की जो बात करें तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे इसमें ज़रूर मिल जाती है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।